नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, एक जो टॉपिक है, एक जो इशू है जो सबको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है इंडिया में, वो ये है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। अभी इस चीज़ के बीच में एक न्यूज़ निकल के आ रही कि इंडिया में एक नया म्यूटेशन का वेरिएंट निकल के आ रहा है B.1.617। इसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। क्या ये म्यूटेशन जो साउथ अफ्रीका में या इंग्लैंड में या जो ब्राज़ील में म्यूटेशन निकला है उसके जितना खतरनाक है। अगर आप इंटरनेशनल ट्रेवल को देखो दोस्तों, तो इस समय साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और आप कह सकते हो ब्राज़ील जो भी गया है ना, उसका किसी दूसरे देश में घुसना मुश्किल हो गया है। इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, टर्की, इस तरीके की जो कंट्रीज हैं, ज़्यादातर कंट्रीज ने वो लोग जो कि ब्राज़ील में गए हैं या इंग्लैंड में गए हैं या फिर आप कह सकते हो यूके में गए हैं, उनकी एंट्री ही अपने आप पे बंद कर दी, जो कि वहाँ पे एक अलग प्रकार का वेरिएंट निकला है कोरोना वायरस का। आप सोचिए, अब यहाँ पे इंडिया में भी एक नया वेरिएंट की खबर सुनने में आ रही है। हालांकि ये इस वेरिएंट के बारे में हमको दिसंबर 2020 में ही पता चल गया था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कनेक्शंस बन रहे हैं जिसके चलते ऐसा बोला जा रहा है कि जो मुंबई में और इंडिया में इतनी तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं ना, उसके लिए हो सकता है कि ये म्यूटेंट वर्जन रिस्पॉन्सिबल हो। तो पूरा का पूरा इशू न्यूज़ में क्यों है उसके बारे में देखेंगे। म्यूटेशन का प्रोसेस कैसे काम करता है, इसके रिस्पेक्ट में मैंने कुछ वीडियोस पहले बना रखी हैं, उसका रेफरेंस मैं आपको दूंगा। ये जो नया म्यूटेंट है, क्या ये हमें परेशान कर सकता है, टी सेल्स के प्रति ये क्यों नहीं रेजिस्टेंट है, मतलब टी सेल्स की रेजिस्टेंस को ये कैसे झेल ले रहा है, और एकदम से जो कोविड-19 के केसेस के स्पाइक हुए हैं इंडिया में, उसके लिए ये पर्टिकुलर वेरिएंट कितना रिस्पॉन्सिबल है। तो रिसेंटली ये जो नया फॉर्मल साइंटिफिक क्लासिफिकेशन आया है B.1.617, इसको कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है इंडिया में पैंडेमिक के फैलने के लिए। अगर आप बात करो तो देश में 1 लाख से ज़्यादा फ्रेश इन्फेक्शन पिछले 2 से 3 दिन में रेगुलरली बेसिस पे देखे जा रहे हैं। यहाँ पे सेंटर और स्टेट्स आपस में इस बात पे लड़ रहे हैं कि स्टेट्स बोल रहा है हमारे पास वैक्सीनेशन करने के लिए प्रॉपर वैक्सीन नहीं है, सेंटर बोल रहा है हमने वैक्सीन अवेलेबल करवाई है। अब यहाँ पे दो म्यूटेशंस के नाम आ रहे हैं, एक है E484Q, एक है L425R। मैं आपको एक बात बता दूं कि E484Q और L425R ये बहुत अलग अलग प्रकार के म्यूटेशंस में देखा जा चुका है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, कभी भी कोरोना वायरस का जो सैंपल होता है ना, ज़रूरी नहीं उसमें एक म्यूटेशन हो, उसमें एक से ज़्यादा म्यूटेशन हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। तो दुनिया भर में जितने भी कोरोना वायरस के वेरिएंट्स देखे गए हैं, उसमें E484Q भी देखा गया है, L425R भी देखा गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट इंडिया में जो वेरिएंट निकल के आ रहा है B.1.617, इसमें ये दोनों देखे गए हैं, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा इन्फेक्शियस है, वो कहीं ना कहीं एंटीबॉडीज को रोक सकता है। इस प्रकार की बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं, समझ गए। तो ये जो म्यूटेशंस हैं E484Q या फिर L425R, ये इंडिविजुअली किसी कोरोना वायरस के सैंपल में प्रेजेंट हो कोई बात नहीं, बट जब ये दोनों साथ में प्रेजेंट हो जाते हैं तब ये ज़्यादा इन्फेक्शियस हो जाते हैं और तब कहीं ना कहीं ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। और ऐसे कुछ कोरोना वायरस की जीनोम इंडिया में मिले हैं। वायरस की ये क्वालिटी है कि वो जेनेटिक सिलेक्शन के थ्रू अपने आप को रेगुलरली इवॉल्व करेगा। वायरसेस भाई रेगुलरली अपने आप को चेंज करते हैं, ये उनका बेसिक नेचर है। म्यूटेशन का प्रोसेस क्या बोलता है, म्यूटेशन का प्रोसेस ये है कि जो वायरल जीनोम है, जो सेल्स का प्रोपोगेट करने का तरीका है, उसमें कहीं अगर कुछ चेंज आ जाए तो उसको आप बोलते हैं म्यूटेशन। ठीक है, मतलब कि जो हमारा डीएनए का बेस पेयर सीक्वेंस है, ये किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, वो एक्सटर्नल फैक्टर अल्ट्रा वायलेट रेट हो सकती है, डीएनए रेप्लिकेशन में गलती हो सकती है, इंटरनल फैक्टर्स भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर डीएनए का बेस पेयर का सीक्वेंस अपने नॉर्मल पैटर्न से बदल जाता है तो उसको म्यूटेशन बोला जाता है। हालांकि हमारे सेल की जो इम्यूनिटी होती है, ये पैटर्न के बदलने को ब्लॉक कर सकती है, लेकिन जब डीएनए का बेस पेयर सीक्वेंस अपने नॉर्मल पैटर्न से अलग हो जाता है, इसको बोला जाता है म्यूटेशन। और म्यूटेशन होना ही है। कोई भी वायरस एक पर्टिकुलर इंसान की बॉडी में एंटर करेगा, अगर इंसान की इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा है तो वायरस मर जाएगा, बहुत ज़्यादा है। इंसान की इम्यूनिटी कम है तो कहीं ना कहीं वो वायरस उस इम्यूनिटी के साथ स्ट्रगल करेगा और वायरस अपने बेसिक स्ट्रक्चर को इवॉल्व कर लेगा, और इसको बेसिकली बोला जाता है म्यूटेशन। मतलब उस वायरस का जो डीएनए बेस पेयर के इवॉल्व करने का तरीका था, उसमें थोड़े चेंजेस हुए, इसलिए उसको बोला गया म्यूटेशन। ठीक है ना भाई, ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। अब देखिए, जब भी कोई म्यूटेशन होता है, उस म्यूटेशन के चलते जो भी डैमेज होता है, उस डैमेज को नॉर्मल कर सेल्स आइडेंटिफाई करके ठीक कर देती हैं। लेकिन कभी कभी डैमेज परमानेंट हो जाता है, और जब डैमेज परमानेंट हो जाता है तब वो म्यूटेशन खतरनाक हो जाता है। अगर आप बात करो
हीमोग्लोबिन की जीन कोडिंग में जब म्यूटेशन होता है तो सिकल सेल एनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं सिकल शेप के हो जाते हैं। हालांकि इसके कुछ जगहों पे फायदे भी देखे गए, जैसे फॉर एग्जांपल जिनको सिकल सेल एनीमिया है अफ्रीका की पॉपुलेशन में, उनको मलेरिया से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। वो मलेरिया का अगर मच्छर उनको काट भी ले उनको बुखार नहीं आएगा। तो म्यूटेशंस के अलग अलग प्रकार के डाइवर्स इफेक्ट्स देखे जा सकते हैं। अब जब B.1.617 पे आते हैं, इसका क्या प्रॉब्लम है? इंसा कॉग नाम का जो कंसोर्टियम ऑफ लेबोरेटरीज है इंडिया में, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोविड-19 के सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग करना, उसने बताया कि भाई B.1.617 का जो पहला केस डिटेक्ट किया गया था इंडिया में, वो 7 दिसंबर 2020 को डिटेक्ट किया गया था। अब तक ये जो B.1.617 के जो केसेस हैं वो 8 अलग अलग कंट्रीज में डिटेक्ट किए गए हैं, जिसमें से 70% केसेस कहाँ से जा रहे हैं? इंडिया से जा रहे हैं। ये डाटा कहाँ से निकाला जा रहा है? तो ये डाटा निकाला जा रहा है ग्लोबल डाटाबेस GISAID, जिसका फॉर्म है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग एवियन इन्फ्लुएंजा डाटा। मतलब B.1.617 के 70% केसेस इंडिया से रिपोर्ट हुए, 23% केसेस यूके से रिपोर्ट हुए, 2% केसेस सिंगापुर से रिपोर्ट हुए, 1% केस ऑस्ट्रेलिया से रिपोर्ट हुए। इसका सीधा मतलब होता है कि भाई टोटल नंबर ऑफ केसेस में 70% अगर इंडिया में आ रहे हैं, मतलब कि ये जो वेरिएंट है वो इंडिया में काफ़ी कॉमन है। और चूंकि इसमें E484Q और L452R दोनों मिल रहे हैं, तो इसकी जो इन्फेक्टिविटी है वो भी काफ़ी कहा जा रहा है। और बोला जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं उसके 20% केस इसी वेरिएंट के साथ जुड़े हुए हैं। और बोला जा रहा है कि वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में ये जो करंट इलेक्शन का माहौल चल रहा है, जो कुंभ मेला हुआ पहले, इन सब चीज़ों के चलते भी शायद ये वेरिएंट इंडिया में बहुत ज़्यादा फैला है। जिस समय पे हमें रोकना चाहिए था, कहीं ना कहीं हम लोग ढीले पड़ गए और ये वेरिएंट फैल गया। ये जो इंसा कॉक के हिसाब से वेरिएंट निकल के आया है B.1.617, इसमें 15 लीनिएज डिफाइनिंग म्यूटेशन हुए। मैंने बताया ना कि एक कोरोना के सैंपल में एक से ज़्यादा म्यूटेशंस भी हो सकते हैं। तो ये जो B.1.617 इसमें 15 म्यूटेशंस हुए हैं। लेकिन इन 15 म्यूटेशंस में 3 म्यूटेशन सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं। दो कौन से हैं? जो कि अभी मैंने आपको बताया, E484Q और L425R का साथ में होना। और इसके बाद तीसरे नंबर पे अगर कोई खतरनाक है तो वो है P614R। तो इस B.1.617 में 15 म्यूटेशन है, लेकिन 15 म्यूटेशन में 3 खतरनाक है। वो 3 कौन से हैं वो मैंने बता दिए। और ये जो 3 के 3 म्यूटेशन हैं वो स्पाइक प्रोटीन पे हैं। और स्पाइक प्रोटीन वो ऑपरेटिव पार्ट होता है जो रिसेप्टर सेल्स ऑफ द बॉडी के साथ कनेक्ट करता है। और सबसे खास बात दोस्तों यहाँ पे बोली जा रही है कि जो L452R करके जो म्यूटेशन है वो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस को रेजिस्टेंट बना देता है टी सेल इम्यूनिटी के। अब आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा एंटीबॉडी इम्यूनिटी और टी सेल इम्यूनिटी के बीच का फर्क। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, हाउ टी सेल इम्यूनिटी फाइट्स कोरोना वायरस। आप यूट्यूब में सर्च मारिए हाउ टी सेल इम्यूनिटी फाइट्स कोरोना वायरस, मेरा नाम हर्षित द्विवेदी के साथ। इस वीडियो में मैंने टी सेल इम्यूनिटी कैसे काम करती है ये भी बताया है, और जो एंटीबॉडी वाली इम्यूनिटी कैसे काम करती है ये भी बताया है। अब यहाँ पे एक और सवाल उठता है। देखिए दुनिया भर में वेरिएंट्स उठ रहे हैं। जो सबसे खतरनाक वेरिएंट माने गए वो यूके वेरिएंट माने गए, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट माने गए और ब्राजीलियन वेरिएंट माने गए। अभी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये जो नए वेरिएंट्स उठ के आ रहे हैं, इन वेरिएंट्स के अगेंस्ट वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है इस बात को पता करना ज़रूरी है। इसके बारे में भी बहुत लिमिटेड लेबोरेटरी ट्रायल्स हुए हैं, लेकिन जो भी थोड़े बहुत ट्रायल्स हुए हैं उससे कुछ कॉन्क्रीट एविडेंसेस निकल के आ रहे हैं कि फाइजर, मॉडर्ना और जो नोवावैक्स नाम की वैक्सीन्स हैं, ये जो नए वेरिएंट्स आए हैं उनके अगेंस्ट थोड़ी कम एफिशिएंट है। तो मतलब यूके वेरिएंट, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट और ब्राज़ीलियन वेरिएंट, अगर इससे इन्फेक्ट हुआ है कोई पर्सन कोरोना में, तो जो वैक्सीन्स हैं फाइजर की, मॉडर्ना की, नोवावैक्स की, वो कहीं ना कहीं कम एफिशिएंट है। ये एक बात हो गई। लेकिन याद रखिए दोस्तों, ऐसा नहीं कि ये वैक्सीन इफेक्ट नहीं कर रही, इफेक्ट कर रही हैं। जिसकी हालत ख़राब है उसमें कहीं ना कहीं, कहते हैं ना कि डूबते को भाई सहारा बहुत होता है, तो कुछ इस हिसाब का यहाँ पे हिसाब है। ये जो इंडिया में वेरिएंट निकल के आ रहा है 1.617, ये कितना खतरनाक है, क्या इसके ऊपर वैक्सीन एफिशिएंट हैं या नहीं है, इसके बारे में भी कोई कॉन्क्रीट जानकारी हमको नहीं है। आगे जब और स्टडीज़ होंगी तो ही पता चल पाएगा। अब तक भारत में जो 10,787 सैंपल्स आए हैं इंटरनेशनल पैसेंजर्स के, उसमें ये पता चला है कि ये जो बाहर के वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न हैं, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, यूके वाले, इसके 771 इंस्टेंसेस देखने को मिले हैं हमारे देश के 18 स्टेट से। ये
हेल्थ मिनिस्ट्री का एक डाटा बताता है। अभी रिसेंटली जो कोरोना का स्पाइक हुआ है उसमें टेस्ट पॉजिटिविटी रेट महाराष्ट्र में देखा गया 25%। मतलब अगर 4 लोगों को टेस्ट हो रहे हैं तो एक कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है। छत्तीसगढ़ में 14% टेस्ट पॉजिटिविटी रेट यहाँ पे देखा गया है। और यहाँ पे जो लोग कोरोना पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं वो यंगर पॉपुलेशन के लोग हैं, 15 से 44 साल की एज ग्रुप वाले यहाँ पे लोग हैं। जब हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब से सरकार से पूछा गया कि भाई एकदम से ऐसे केसेस कैसे आ रहे हैं, तो सरकार ने बताया कि भाई देखिए बड़ी बड़ी वेडिंग होती हैं, लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए हैं, फार्मर प्रोटेस्ट हुए हैं, इससे बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस फैल गया। फिर सरकार यहाँ पे लोगों के ऊपर भी इल्ज़ाम डाली कि लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं करते, मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते, पैंडमिक फटीग आ गया, लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, कंटेनमेंट मेजर्स को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हैं, तो कोरोना वायरस तो फैलेगा ही फैलेगा। जब इस लेवल पे केसेस फैलने होते हैं ना तो सरकार लोगों के ऊपर जिम्मेदारी डालनी शुरू कर देती है। अगर आप देखो पिछले 30 दिनों में महाराष्ट्र में 8,12,000 केसेस आए हैं, जिसमें से पुणे में 1,60,000, मुंबई में 1,21,000, पंजाब में 65,000, केरला में लगभग 63,000। बाकी स्टेट्स का डाटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऐसा बोला जा रहा है कि 31 मई तक इंडिया 1.42 करोड़ केसेस से ऊपर चला जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो वायरस है ये इतना खतरनाक है कि नए नए इंडिविजुअल्स में जाके इंडिविजुअल की इम्यूनिटी के हिसाब से वायरस अपना म्यूटेशन कर सकता है। मतलब आगे आने वाले समय में इस वायरस के और बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स हमको देखने को मिल सकते हैं। और ये वर्जन्स कितने खतरनाक होंगे, किस हद तक मॉर्टिलिटी रेट और इन्फेक्टिविटी को बढ़ाएंगे, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अभी तक ये जो 3 वेरिएंट्स निकल के आए हैं जिनको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोला गया है, यूके, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, इसमें इंडिया वाला वेरिएंट जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा इसके बारे में हम कह नहीं सकते। लेकिन सिचुएशन बहुत सीरियस है। आगे आने वाले कुछ हफ्तों में ये पैंडेमिक किस तरफ जाएगा, चीज़ें कैसे सॉल्व होंगी, इसके बारे में कुछ आइडिया लग पाएगा। अभी के लिए इंडिया में हालात बहुत ख़राब है। जितना हम रिलैक्स हो गए थे उतना ही हम ऑन टोज आ गए हैं। भाई बिल्कुल ही अलर्ट रहने की ज़रूरत है। डर का माहौल है पूरे देश में, खासकर महाराष्ट्र जैसे स्टेट में। तो कोविड-19 जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको तो आप करो ही करो, बाकी आप अपनी किस्मत पे छोड़ दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बतानी थी बता दी। टी सेल इम्यूनिटी वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना।